नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ, जिस पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध का चौथा दिन है और संग्राम जारी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन संकट के बीच हिंदुस्तान लौटे छात्रों में खुशी की लहर। और इसके साथ ही बात होगी यूपी में आज हो रहे 5वें चरण के चुनाव की, जहां सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार देखी जा रही है। 3 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। वो छात्र जो यूक्रेन से वापस अपने वतन लौटे हैं, उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लिए आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ आज 5वें चरण का चुनाव होना है। इसके साथ ही यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, आज उसका चौथा दिन है। यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन रूस की चालबाजी से अब हर कोई वाकिफ हो गया है। यूक्रेन में हालात जो है वो लगातार अपनी बदहाल स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन की। आज 5वें चरण का रण जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। मतदाता लगातार अपने घर से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है कि घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। अगर आपके यहाँ पर आज वोट है, आज इलेक्शन है, तो आप जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। हम लगातार कहते हैं मतदान जरूर कीजिए, लेकिन अपना मत दान मत कीजिए, क्योंकि यही जो आपका वोट है वो बताएगा कि इस बार आप 5 कालिदास मार्ग किसे भेजने वाले हैं और कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारे संवाददाता जो हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बता रहे हैं कि क्या हाल है ग्राउंड जीरो पर। योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेठी से। योगेश, इस बार अमेठी में आप क्या देख पा रहे हैं? मतदाताओं का रुझान किस ओर जा रहा है? जी चारुल, आपको बताना चाहूंगा कि अमेठी में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और इस समय हम जो है मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जो है लोग लाइन लगाकर मतदान कर रहे हैं। सुबह से ही भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बाहर सड़क तक यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ऐसे में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है इसको लेकर, मतदान को लेकर। और इस यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं। चारों विधानसभाओं में कुल 51 प्रत्याशी खड़े हैं मैदान में और इन 51 प्रत्याशियों के जो भाग्य का फैसला है वो आज ये मतदाता करेंगे। निश्चित रूप से 800 जिले में 868 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1548 बूथ है। ये सभी बूथों पर जो है लोगों में सुबह का वक्त है, लगातार जो है वो पहुंचकर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चारों योगेश, अगर मुमकिन हो पाए तो मतदाता जो है उनसे आप बातचीत करें और उनसे जानें कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल मतदाता से हम बात करते हैं। जो है यहाँ पे क्या नाम है आपका? अमन कुमार गुप्ता। अमन कुमार गुप्ता जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं? अब भाजपा को देंगे, कमल। भाजपा को देंगे। मुद्दे क्या है कि विकास है, क्या है, बेरोजगारी है, या कैसे क्या जो है शासन अच्छा है, कैसे क्या? शासन तो अच्छा है, रोजगारी भी है। बिल्कुल शासन अच्छा है, इसलिए आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो जो था गुंडागर्दी, इसलिए गुंडागर्दी खत्म हो चुका है। इसी कारण जो है बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, भाजपा को। बिल्कुल जो है रोड भी अच्छे से रोड भी बन चुके हैं। हाईवे जिस रोड पे खड्डे हुआ करते थे वो खड्डे भी नहीं हुआ। अमेठी में विकास जो है इस सरकार में देखने को मिल रहा है। यस, निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे संतुष्ट है। दादा जी, क्या नाम है आपका? हमारा योगेश, लौटेंगे आपके पास और आप मतदाताओं से लगातार बात कर ही रहे हैं जी। हमारे साथ रागिनी बनी हुई है सिराथू से। रागिनी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कीजिए, मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी जीत को लेकर भी सुनिश्चित है। वहां अगर आप मतदाताओं से बातचीत कर पाए और उनसे जाने कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करें, किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद है?
देखिए चारुल, मैं सिराथू में मौजूद हूँ और ये बात है कि पूर्वांचल की 12 जिलों के 61 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जो और सिराथू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करेगा, जो आप रुकिए रागिनी, हम विवेक का रुख करते हैं। विवेक इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। देखिए, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला रूप तो इनसे कोई जानना सीखा है। यही लोग हैं जो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाते थे। आज इसके पहले क्यों नहीं आते थे? ये इच्छाधारी हिंदू हैं, ये ऐसे नाग हैं जो समय समय पे काटते हैं। इस प्रकार से जब आना चाहिए था तब तो यह ही नहीं, ये डर बस आए, आस्था बस हनुमानगढ़ी नहीं आए, डर बस आए। राजू दास जी से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता विवेक। और सबसे अहम चीज है कि इस चरण में श्री राम को लेकर लगातार हर राजनीतिक पार्टी ने अपनी आस्था दिखाई है। रागिनी, आपका रुख करना चाहेंगे, आप बता रही थी वहां पर क्या अहम मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ का अहम मुद्दा, सबसे बड़ा अहम मुद्दा है रोजगार का और विकास के कार्य का। चारुल, यहाँ पे लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो कुछ लोगों का कहना है विकास का कार्य हुआ है और कुछ लोगों का कहना है कि विकास का कार्य नहीं हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे सपा जो है बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है। वहीं पे हम केशव प्रसाद मौर्य से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर तमाम अगर मतदाताओं से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि यहाँ विकास का कार्य नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। जो केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यकाल रहा उसमें विकास का कार्य उन्हें नहीं दिख रहा है और कुछ लोगों को दिख रहा है। रोजगार नहीं दिख रहे हैं, रोजगार नहीं है। किसानों का मुद्दा अलग है, किसान कहते हैं गल्ला नहीं मिला, उनके लिए कुछ किया नहीं गया है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के सामने से निकल के आ रहा है। और सपा को देखे तो सपा ने पल्लवी पटेल को उतारा है, क्योंकि वो पटेल और कुर्मियों के बीच की जो वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ा वो लोकप्रिय हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा जो है बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है। बिल्कुल रागिनी, अगर मुमकिन हो पाए तो आप वहां पर जो मतदाता हैं उनसे बातचीत कर लीजिए और उनसे जानिए कि उनके जहन में क्या मुद्दे हैं। जी बिल्कुल चारुल, हम कुछ मतदाताओं से बात करते हैं और हम जानते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है। लिया वोट दे दिए बाबा, वोट देने जा रहे हो? क्या सोच के जा रहे हो? किसकी सरकार देखना चाहते हो? ये सब लाइन में नहीं पूछा जाता है, एकांत की बात होती है यहाँ। आप क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? मुद्दा का मतलब विकास। अभी नहीं लोगों ने पूछा विकास, हमका तो कुछ हो नहीं, हम क्या बताइए। भैया, आपने वोट देने जा रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या है कि यहाँ पे विकास का कार्य कितना रहा? ये सब वोट में नहीं पूछा जाता, भीड़ में ये सब एकांत की बात होती है। आप बताइए कि यहाँ विकास का कार्य कितना रहा है? बहुत तगड़ा है। तो किसकी सरकार बन रही है? केशव जी की, योगी महाराज। मतलब कि कमल खिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल कमल खिले। रागिनी, विकास का कार्य कितना रहा? चाहेंगे कि आप विकास का कार्य यहाँ रागिनी आपको रोकना चाहूंगी। आप मतदाताओं से बस यही जाने कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को जहन में रखकर वो वोट दे रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि यहाँ बात फिर कुछ उल्टी हो जाती है। आपके पास वापस लौटेंगे, नीरज बने हुए हैं। नीरज, प्रयागराज में इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त लगता है कि कुछ भीड़ बढ़ी, मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं, या फिर अभी धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है? देखिए, अगर हम वोटिंग की बात करें और खास तौर पर प्रयागराज में जहां हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो मतदाता है वो सुबह से ही उसने आना शुरू कर दिया है और काफी समझदार मतदाता यहाँ का कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो वोट मिलता है और यहाँ पर जिन 12 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें जिस पार्टी को मिलती हैं उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। ये एक अपने आप में सच भी है और एक किदवंती भी है। जो तमाम मतदाता हैं, देखिए मैं उनको दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह और कितने खूबसूरत ये नज़ारे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से।
और देखिए किस तरह से जो मतदाता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने सेल्फी पॉइंट्स पर जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पर इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और अधिक से अधिक किस तरह से वोटिंग बढ़े, वो भी ये अपील करेंगे। सर, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार प्रयागराज के? प्रयागराज का मुद्दा विकास का रहा है और विकास हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा विकास हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये बढ़िया विषय है, विकास बढ़िया हुआ। आपका क्या कहना है मैम, किस तरह से, क्या जहन में रखकर आपने वोटिंग की और क्या सोच रहे हैं प्रयागराज को देख के? मुझे अच्छा लगा जो है वोट देना। और मुद्दे क्या रहे? महिला सुरक्षा, इस तरह के तमाम कानून व्यवस्था बढ़िया थे, अच्छे थे। देखिए और भी तमाम वोटर्स हैं हमारे साथ और हम इनसे जानेंगे, चूंकि प्रयागराज का वोटर्स जो है वो बेहद समझदार कहा जाता है और चूंकि शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र हो, प्रयागराज हर चीज में काफी समृद्ध रहा है। क्या मुद्दे रहे हैं प्रयागराज के और किन मुद्दों को लेकर वोट किया? अब मतलब सुरक्षा के मुद्दा है और विकास का मुद्दा है, यही सब है। जब विकास और सुरक्षा और जो अच्छा कार्य करे, सब महिलाओं को सुरक्षा दे, वही मुद्दा है कि उसी को सोच के वोट किया। तो सर, क्या मुद्दे रहे इस बार प्रयागराज के और क्या मुद्दों को जहन में रखकर आपने वोटिंग की और पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक से अपील तो सबको वोट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए। और जहाँ तक है ये ध्यान रखना चाहिए कि विकास के कार्यों में पूरा पैसा जो है विकास के कार्यों में ही खर्चा होना चाहिए, इधर उधर बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये है प्रयागराज के वोटर्स जो कि लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करिए। बिल्कुल नीरज, आपके पास लौटेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ संजीव कौशिक जी बने हुए हैं। संजीव जी, 5वें चरण का रण है आज और विशुद्ध रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर राम मंदिर, हिंदू अस्मिता, अगड़े पिछड़े, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्होंने 5वें चरण में प्रचार प्रसार किया है। यहाँ पर हमने सुना कि अयोध्या में जो संत है उन्होंने जिक्र किया कि राम मंदिर के नाम पर तो गोलियां भी चलवाई थी। सीधा समाजवादी पार्टी से नाराजगी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। डिंपल यादव ने भी अभी 2 दिन पहले कहा कि भगवा रंग को तो दरअसल जंग लग गया है, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि माफी मांगनी चाहिए। तो क्या लगता है कि ये जो समाजवादी पार्टी के बयान है या फिर पुराना गोली चलवाने वाली बात का जिस तरह से जिक्र किया, यानी संतों की नाराजगी भी है, क्या लगता है कि हिंदू वोट बैंक इस बयान से या इन बातों से छिटक सकता है? क्या असर आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है राम मंदिर, और राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी इतने आगे बढ़ी है। चाहे वो केंद्र में 2-2 बार सरकार बनाई हो प्रचंड बहुमत से, या देश के अलग अलग राज्यों पर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और सरकारें भी बनाई। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या आज भी हिंदुस्तान के लिए या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है? क्या उसी को ध्यान में रख के वो वोट करेंगे या उनके जो सरोकारी मुद्दे हैं उसकी बात करेंगे? ये मत भूलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक हवा चली है, वो धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। इस बार सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के अपने उस प्रदर्शन को पुनः दोहराने की होगी, और जिसमें मुझे लगता है जैसा कि हवाएं बन रही हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि ये वो क्षेत्र है, ये इलाका है जिसमें बहुत सारे किसान जो है वो आवारा पशुओं से त्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस राम मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं, अयोध्या का वो क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए या खास करके उस वर्ग के लिए अस्मिता का प्रश्न बन चुका था राम मंदिर, वो निर्माण निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लगातार वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती थी, इसके बावजूद हमने बनाया। हालांकि उन्होंने कैसे बनाया, कोर्ट ने बनाया, कोर्ट ने आदेश दिया, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये भी मत भूलिए कि वो इलाका है जहाँ पे अभी पिछले कुछ महीनों पहले किसी विपक्षी पार्टी या आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस तरह से राम मंदिर निर्माण में जो जमीन के घोटाले से जुड़े हुए जिस तरह से एक खुलासा हुआ था, बहुत सारे लोगों का आक्रोश ये भी है कि जिस मंदिर के नाम पर हम लोगों ने आंख मूंद के अपना समय दिया, चंदा दिया, या एक भव्य निर्माण की बात कर रहे हैं, उसमें भी घोटाले की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल नजर आ रही है। तो एक आक्रोश ये भी है कि राम के नाम पे दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग ये भी बात कह रहे हैं कि यहाँ सुशासन है, पहले से बेहतर व्यवस्थाएं हुई है। ये कहने में हमें भी कोई गुरेज नहीं है कि पहले की जो व्यवस्थाएं हैं उससे बेहतर हुई हैं। लेकिन क्या वाकई इतनी बेहतर हो गई हैं कि लोग संतुष्ट अपने घरों में बैठ जाएं और ये कहें कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है? लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी
और उस उम्मीदों पे भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में खरी नहीं उतरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके वजह से लगातार लोग ये बात कर रहे हैं कि 5 साल उत्तर प्रदेश में और तकरीबन 7-8 साल केंद्र में, ये दोनों को जब डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो लोगों को लगता है कि एक राम राज्य का निर्माण जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। लोगों की व्यथा यही है और लोग लगातार इसी से त्रस्त होकर के, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, सब लोग ये बता रहे हैं जानकार कि नेक टू नेक फाइटिंग की जो बात हो रही है, क्या वो इतना ज़्यादा नज़दीकी मामला होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, या नहीं भी दे रही है तो जो भारतीय जनता पार्टी आज से साल भर पहले बड़ी मजबूती के साथ वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी, आज के वक्त में ये बहुत दुविधा की बात है और कोई स्पष्ट कह नहीं सकता कि क्या भारतीय जनता पार्टी वापस हो रही है। लेकिन सबके बावजूद लड़ाई बहुत टफ है। समाजवादी पार्टी लगातार सरोकारी मुद्दों को उठा रही है, लगातार। देखिए पिछले 2-3 बार से हम देख रहे थे कि पिछली बार हम सभी जानते थे 2017 में कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंच रही है, उससे पहले समाजवादी पार्टी का भी साफ था, उससे पहले बसपा का भी हमने देखा। यानी अब से पहले जो हमने देखे हैं चुनाव, विधानसभा चुनाव में बहुत बार ऐसा हुआ कि एक तरफा कौन पार्टी सत्ता में पहुंच रही है उसका हर किसी को अंदाजा पहले से ही होता था। लेकिन इस बार के समीकरण बदले हुए हैं। हर पार्टी के लिए अपना पुराना इतिहास दोहराना एक बड़ी चुनौती है। चलिए हमारे जो संवाददाता हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो में बने हुए हैं उनका रुख करते हैं। योगेश हमारे साथ हैं अमेठी से। योगेश, अमेठी में इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दुर्ग जो है वो टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है। विधानसभा चुनाव में क्या लगता है? जी चारुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2019 में कांग्रेस का दुर्ग जो है बीजेपी की स्मृति ईरानी ने ध्वस्त किया था और उसके बाद वो लगातार अमेठी में सक्रिय रही। जो कांग्रेस परिवार इसको अमेठी को अपना गढ़ मानता था वो जो है यहाँ से दूर हो गया और जो बीजेपी की नजदीकियां है वो लगातार बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अमेठी पूरे जनपद की बात करते हैं तो पूरे संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का जो स्मृति ईरानी का जो वरद हस्त रहा है वो अमेठी की जनता पर रहा है और उन्होंने काम भी किए हैं बहुत सारे। वो काम के बदौलत जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो लोगों के बीच अपने कामों को लेकर जा रहे हैं और उसी के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमेठी में बात करते हैं तो बड़ी जो है यहाँ पर 184 विधानसभा सीट जगदीशपुर है जहां से राज्य मंत्री सुरेश पासी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी से उनका कड़ा मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस वहां पर जो है लोग पहले सपा प्रत्याशी भी वो था लेकिन त्रिकोणीय ना होकर लास्ट में उनका दो ही कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह जो अमेठी के महाराज के नाम से जाने जाते हैं उनको जो है उनका मुकाबला यहाँ पर महाराज देवी सपा की गायत्री। बिल्कुल, आप बने रहिए। योगेश, तस्वीरें सीधे कुंडा से राजा भैया पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। घर के अंदर बेती में जो मंदिर बना हुआ है वहां पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने पूजा अर्चना की है। और सबसे अहम चीज है 1993 से लगातार राजा भैया विधायक बन रहे हैं। इस बार जनता उन्हें अपना प्यार किस तरह से लुटाएगी और क्या इस बार की तस्वीरें होंगी? सीधी तस्वीरें फिलहाल ये कुंडा से दिखाई जा रही हैं जहां पर राजा भैया अपने घर में पूजा अर्चना करने के बाद निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि मीडिया जो है वो उनसे बातचीत करे। इस बार के चुनाव से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं और पहली बार देखिए कि यहाँ राजा भैया की जो पार्टी है वो भी विधानसभा चुनाव में उतर रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी ताल ठोकी थी लेकिन नतीजे बहुत ज्यादा उनके पक्ष में नहीं आए थे। नीरज प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, प्रयागराज में इस वक्त क्या माहौल है? दिन बढ़ता जा रहा है, क्या मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय न्यूज़ इंडिया जो है ग्राउंड पे है और प्रयागराज में है और प्रयागराज के जो वोटर्स हैं वो काफ़ी समझदार कहे जाते हैं और इसीलिए यहाँ पे जो मत प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम दिखाएंगे, देखिए सुबह से वोटिंग जो पड़ रही है वो काफ़ी अच्छी थी। हालांकि इस समय की अगर हम बात करें तो वोटिंग अभी रुकी हुई है, यानी कम लोग आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में यानी कि आधे एक घंटे बाद ये मतदान जो है वो बढ़े, लेकिन फिलहाल अभी जो वोटर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है।
और सुबह से चूंकि काफ़ी वोटर्स आ चुके हैं और ये भी कहा जाता है कि प्रयागराज में काफ़ी आराम तलब लोग रहते हैं, यानी कि सुबह या तो खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले आके मतदान कर गए और अब जो मतदान होगा वो नाश्ता करने के बाद यानी 10 साढ़े 10 के बाद से शुरू होगा। ये प्रयागराज का ट्रेंड रहा है और प्रयागराज ऐसी जगह है यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, 12 विधानसभा सीटें हैं और 12 विधानसभा सीटों में जो अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करता है वही उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होता है। 2008 की हम बात कर लें, 2008 में भी यही, 2007 में भी यही रेशियो था। 2007 में जब मायावती पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी तो प्रयागराज से उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। 2012 में जब अखिलेश यादव सत्ता में आए थे पूर्ण बहुमत से तो प्रयागराज से उन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और यही कमोबेश 2017 में रहा जब योगी सरकार बनी तो प्रयागराज ने 9 सीटें दी थी 12 में से और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी और 1 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। तो कहा जाए यहाँ पर अगर हम स्थानीय स्तर की बात करें तो यहाँ पर कई सीटों पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी से है, तो कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी बहुत अच्छी फाइट दे रही है और मामला त्रिकोणीय बना हुआ है। प्रयागराज से 2 बड़े मंत्री, जो बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार के, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें नंद गोपाल नंदी की बात कर लें, इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह की बात कर ले और बगल में जो सिराथू जो क्षेत्र है और रहने वाले केशव मौर्य भी प्रयागराज के ही हैं। हालांकि सिराथू से चुनाव लड़ते हैं, उनका वो गृह जनपद है, लेकिन उनका जो वोट है वो इसी पोलिंग बूथ पर 3.5 से 4 के बीच पड़ेगा। तो यानी कि प्रयागराज से तमाम दिग्गज जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर हैं और प्रयागराज बनी रही। प्रयागराज से ही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर एक मतदान केंद्र पर बहरिया पर ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज के बहरिया में ईवीएम खराब हो गई है। यहाँ पर फिलहाल आप देखिए कि बहरिया में ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं और फिलहाल मतदान जो है वो देरी से शुरू हुआ है। नीरज, बहरिया को लेकर इस वक्त क्या अपडेट है? क्या मतदान एक बार फिर से शुरू हो पाया या फिर मतदाताओं को भी इंतजार करना पड़ रहा है? अधिकारी होते हैं, प्रशासन के जो लोग होते हैं वो वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है। जो ईवीएम मशीन में जो दिक्कत थी वो सब ठीक हो गई और फिलहाल वहां मतदान सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। जी, लौटेंगे आपके पास नीरज। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज 5वें चरण का रण है। 61 सीटों पर यहाँ पर मतदान जो है वो हो रहा है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान है। संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, अगर हम इस बार के रण की बात कर लें तो कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर है। कुंडा से अगर राजा भैया की बात कर लें तो देखिए लगभग 15 साल बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा है। यानी ये तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इस बार राजा भैया से हाथ मिलाने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और इसके अलावा कई मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी साख दांव पर है। क्या कहेंगे इस चरण को लेकर? क्या लगता है कि अगर राजा भैया की बात कर ले तो क्योंकि उनके लिए भी कहा जाता है कि एक ऐसा दुर्ग है जिसे भेद पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। चारुल, केवल राजा भैया की ही बात नहीं करें, प्रदेश के कई ऐसे मंत्री और उप मुख्यमंत्री की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है आज के वक्त में। तो सारी कोशिश ये है कि कम से कम वो चेहरे जो सबसे बड़े चेहरे हैं और नामी गिरामी चेहरे हैं उन चेहरों को बढ़त मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाते हैं? मैंने जैसा कि कहा कि शुरुआती दौर में है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लोगों के मन में सवाल बहुत ज्यादा है। 5 साल रैली में जो भीड़ आ रही है वो वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल भी है। नहीं, अमूमन रैलियों में जो भीड़ होती है वो उसके अलग अलग कारण होते हैं। हमने देखा है कि जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनने के लिए जितनी भीड़ होती थी, शायद वो वोटों में तब्दील हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ और होती। तो सत्ता पक्ष को देखने के लिए, सुनने के लिए वैसे भी लोग बहुत आते हैं रैलियों में, लेकिन उसको वोटों में तब्दील कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, क्योंकि 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी रही है और प्रचंड बहुमत के साथ रही है,
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के लिए भी ये एक टेस्ट का दौर है कि आखिर उनको जब सत्ता सौंपी गई थी इतने प्रचंड बहुमत के साथ, तो क्या वो उसको वापस लाने में कामयाब होते हैं, या फिर उनकी जो कार्यशैली रही है जिस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाव के मुद्रा में रहते हैं, या फिर इनकार करते रहे। लेकिन विपक्षी लगातार आक्रमण करता रहा है कि आपकी जो कार्यशैली है वो बेहतर नहीं है, चाहे उनके ही पाले से छिटक करके दूसरे तरफ जाते हुए या विपक्षी खेमे में जाते हुए बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता दिखाई दिए। तो इन सारे लोगों के लिए ये इस बार मुझे लगता है कि एक टेस्ट की घड़ी है कि वाकई उन लोगों की अहमियत क्या है जो लोग सत्ता पक्ष में थे और सत्ता पक्ष से बाहर जाने के बाद में इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं दोबारा दोहराऊं कि खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो कामयाब होता हुआ दिखाई देगा यदि उस मुद्दे पे काम करे। तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सुर बदले हैं, देश के प्रधानमंत्री के भी सुर बदले। सरोकारी मुद्दे की बात कर ले तो उन्होंने भी आवारा पशुओं के बारे में बात की कि आने वाले 10 तारीख के बाद में इसके लिए भी मुकम्मल कोई व्यवस्थाएं की जाएगी। तो ये जो त्रस्त है जमीन पे जो जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो त्रस्त है, जो सवाल कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी, जिस पे संशय की गड़ी लगातार बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोहरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार उनको पीछे से। मुझे लगता है संजीव जी, ये चुनौती उस वक्त ज्यादा बढ़ जाती है जब जनता ये कहती है कि नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद 5 साल नजर नहीं आते हैं। और ऐसी स्थिति जो है वो जरूर इन नेताओं की या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी परेशानी को बढ़ा सकती है। आप बने रहिए, हमारे तमाम संवाददाता जो हैं ग्राउंड जीरो पर वो भी लगातार बने हुए हैं।